नमस्कार। आज के इस संवाद के विशेष मेहमान श्री अनिल स्वरूप जी हैं। अनिल स्वरूप जी भारत सरकार में कई विभागों के सचिव रहे हैं और पिछली सरकारों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया है। खास तौर से जब यूपीए 2 के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक पीएमजी ग्रुप बनाया था, तो उस पीएमजी ग्रुप को श्री अनिल स्वरूप जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने तमाम ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को जो पिछले कई दशकों से पेंडिंग थे, उसको उन्होंने एक्सपेडाइट कराया और डेवलपमेंट की जो स्पीड थी उसको काफ़ी एक्सपेडाइट किया। जबकि बाद के दौर में मनमोहन सिंह सरकार पर ही आरोप लगता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है और फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अगर फैसले कोई हो भी गए, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो उस दौर में अनिल स्वरूप जी ने उस चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट किया था और उसको बखूबी निभाया था। और जब मौजूदा सरकार आई सत्ता में, जिस समय अरुण जेटली जी थे और कोल ब्लॉक्स के आवंटन का सवाल आया था, वह कोल ब्लॉक जिसके चलते कि मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी, विवादों के चलते, उस कोल ब्लॉक के आवंटन में भी अनिल स्वरूप जी ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से उन सरकारी नीतियों को बहुत ही लागू किया और कहीं भी किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हो पाया। तो आज जब महामारी के चलते पूरा देश त्राहि-माम कर रहा है और पूरी मानवता के लिए एक खतरा बना हुआ है। इसी बीच में अब एक नया डिबेट चल रहा है कि सिस्टमैटिक फेल्योर के चलते इस महामारी पर काबू पाने में वह सफलता नहीं मिली जो जिसकी की अपेक्षा थी। तो हम आज इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जब पहले फेज के बाद दूसरे फेज के बीच में लगभग 8 महीने का वक़्त था। सरकार वही थी, लीडरशिप वही थी, सारे टास्क फ़ोर्स के लोग वही थे। तो क्या वजह रही कि हमारी तरफ से उस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं हो पाई, हमारी तरफ से उस तरह के इफ़ेक्टिव कार्य योजना नहीं बन सकी, जिसके दम पर हम इतनी बड़ी त्रासदी को रोक सकते थे या उसके जो कैजुअलिटीज़ है उसको मिनिमाइज़ कर सकते थे। अनिल जी आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर क्या होता है? हम लोग आपको बरसों से जानते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में थे तब भी और जब आप भारत सरकार में थे तब भी। ये नया टर्मिनोलॉजी इस बार देखने को मिल रही है। अभी तक तो जब कोई कामयाबी मिलती है तो उसका सेहरा, उसका क्रेडिट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। अब जब इस बार फेल्योर दिखाई दे रहा है चौतरफा, तो उसका डिस्क्रेडिट सिस्टमैटिक फेल्योर करके शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि सिस्टमैटिक फेल्योर क्या है? आपके ब्यूरोक्रेटिक अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छा है कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। हमें इसके भीतर जाना होगा और जानना पड़ेगा कि अगर ये फेलियर हुआ है तो कैसे हुआ। इस चर्चा को आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो हुआ है या प्रत्याशित है, बहुत मुश्किल था इसको प्रिडिक्ट करना। तो किसी भी अप्रत्याशित समस्या जब सामने आती है, तो उसका विश्लेषण करते समय हमें उस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब रही बात सिस्टम की या व्यवस्था की, व्यवस्था वही है जो कि कोविड-1 में थी और वही व्यवस्था कोविड-2 में। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो बीच का समय था जब कोविड-1 नीचे जाने लगा और कोविड-2 जब सामने आ रहा था, तो हम कर क्या रहे थे? हम इलेक्शन की रैलीज़ कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे उन इलेक्शन रैलीज़ पे, कुंभ मेले में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। तो मेरे विचार से जो फेलियर है, प्योरली एंड ट्रूली पॉलिटिकल फेलियर है। व्यवस्था वही थी, इसी व्यवस्था को इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण किया जा सकता था। इसका मैं राजनीतिक तो नहीं पहलू देना चाहूंगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें जो महाराष्ट्र में हुआ है और केरला में हुआ है इसको कंट्रोल करने में, वो और कुछ हद तक गुजरात में भी हुआ है, वो अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं हो पाया?
अन्य प्रदेशों में क्या समस्या आई, और क्या मेरे विचार से कुछ नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसमें इस आग में घी में डालने का काम किया है, मेरे विचार से किया है। हम आंख बंद किए हुए थे और इतना रम गए थे राजनीति में कि ये जो आपदा हमारे सामने खड़ी थी, मुझे स्मरण है कि जब पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही थी बड़ी बड़ी, उस समय ये आपदा सामने आ गई थी। दूसरा जो व्यवस्था का अगर फेलियर है इसमें, अगर कोई है, तो इलेक्शन कमीशन का है। मैं व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छी संस्था के रूप में जानता हूं, मानता हूं, और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन के जो निर्णय थे वो वाकई बड़े सरप्राइजिंग थे। इसी इलेक्शन कमीशन ने कुछ समय बाद ये निर्णय लिया कि 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये कुछ समय बाद क्यों निर्णय लिया गया? क्या उन सब रैलियों को हो जाने दिया गया, उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इलेक्शन कमीशन। तो अगर फेलियर है यहाँ पे, तो दो संस्थाओं का है, एक राजनीतिक संस्था का है अगर आप सिस्टम की बात करें, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का। जो बाकी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, सिविल सर्विस की व्यवस्था है, वो तो इशारे का इंतजार करती है। कुछ लोग स्वयं अपने आप कर रहे थे इस कार्य को, जैसे नंदुरबार के डीएम ने, या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इकबाल सिंह चहल ने, उन्होंने स्वयं अपने स्तर पे जरूर काम किए। लेकिन राजनीतिक जो लीडरशिप मिलनी चाहिए थी इस कार्य को करने के लिए, ये मानना पड़ेगा कि वो राजनीतिक लीडरशिप कहीं और व्यस्त थी, चुनाव में व्यस्त थी, महाकुंभ में व्यस्त थी। शायद वो वहां व्यस्तता नहीं होती और ये समय लगाया गया होता कि हम तैयारी कर लें, तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती जो आज। सर एक और चीज सामने आई है खुल के कि जो कोर टीम थी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उस कोर टीम ने अपने उन संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। उस कोर टीम का काम ये नहीं होता है कि एस मैन बन के जो भी गलत निर्देश जारी हो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो आंख पर पट्टी बांध के चुपचाप उसको एक्सेप्ट किया जाए। उस कोर टीम का काम होता है, संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए ये एलिट कैडर इसलिए बना था कि गलत सही का विभेद करके, और जो जनता के हित में होगा, जो हमारे देश के हित में होगा, जो हमारे संविधान सम्मत होगा, उसके लिए काम करेगी। वो उसकी लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी नेशन के प्रति होनी चाहिए, उसके लिए लॉयल्टी इन इस पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के तमाम उदाहरण मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप जैसे तमाम ऐसे अधिकारी रहे हैं जो लोग नौकरी में रहते हुए पॉलिटिकल लीडरशिप के उन तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलॉजिकल, अनलॉफुल निर्देशों का पालन नहीं किया और अपना डिसेंट नोट लिखा फाइलों पर। मौजूदा जो टीम है वो क्यों आंख मूंद के बैठी रही, क्यों देश को और जनता को बर्बाद होने देती रही, और अपने पदों को बचाए रखने के लिए जनता को इतनी बड़ी महामारी में ढकेल दिया। इसे इसे हमें दो स्तर पे देखना पड़ेगा। पहला स्तर है जो ब्यूरोक्रेसी उसकी भूमिका का, और दूसरा जो राजनीति में है उनकी भूमिका का, और दोनों में एक तालमेल है। जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, ये समाज का ही दर्पण है। ये कह देना कि उसमें सब अच्छे हैं या सब खराब हैं उचित नहीं। सामान्य रूप से हम टिप्पणी पूरी सिविल सर्विस पर अक्रॉस द बोर्ड कर देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल सर्विस में भी कई बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो शायद किसी के पास जाएंगे ये कहने के लिए कि मुझे नियुक्ति दी जाए, और उन्हीं की वजह से शायद जो कुछ बचा है सिविल सेवा में बचा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक स्तर पर जो निर्णय लिया जाता है, राजनीतिक स्तर पर निर्णय लिया जाता है कि किस व्यक्ति को कहां नियुक्त किया जाए। ये आधिकारिक निर्णय नहीं होता। जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उसका निर्णय राजनीतिक होता है, आधिकारिक नहीं होता। अब उस राजनेता के पास ये चयन करने का अधिकार है कि किसको वो वहां बैठा ले। मैंने जैसे अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट में लिखा है कि हर प्रकार के अधिकारी उपलब्ध। अगर आप ऑनेस्टी, एफिशिएंसी को क्राइटेरिया मान के लोगों को नियुक्त करेंगे तो वैसे व्यक्ति वहां आएंगे। अगर आप लायबिलिटी और एलिजियंस को क्राइटेरिया बनाएंगे तो वैसे भी उपलब्ध है।
तो अगर आप लायबिलिटी और रिलीजियंस को क्राइटेरिया बना के अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे तो वो अप्लायबल ही रहेगा। और दूसरा उससे नुकसान ये होगा कि पूरी सिविल सेवा का जो है बदनामी होती है उससे। तो आप ऐसे व्यक्ति को लेंगे जो अपनी बात कह सके, जिसको आप प्रेरित कर सकेंगे अपनी बात करे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपने आसपास नहीं रखेंगे तो वैसे ही व्यक्ति मिलेंगे जिनको आप चाहते हैं, फिर वही बात करेंगे जिनको आप जैसा आप चाहते हैं। उसके लिए पूरी सिविल सेवा को ब्लेम करना उचित नहीं है, क्योंकि सिविल सेवा में ऐसे बहुत से अधिकारी, मैं तो 38 साल रहा हूं, उपलब्ध हैं जो कि सही बात लिखेंगे, सही बात बोलेंगे। उसके उपरांत यदि कोई उनको ओवर रूल करके निर्णय हो जाता है तो फिर वो उसमें कमी नहीं निकालेंगे, उस कार्य को करेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर कहेंगे। ये मैंने स्वयं देखा है। मुझे स्मरण है कि जब मैं सचिव बना था, कोयला सचिव बना था, उसके बाद शिक्षा सचिव बना, और अभी अभी मैंने एक लेख लिखा है जिसमें कहा है कि जो स्पिरिट थी 2014 से 16 की, उसको हमने जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे स्मरण है कि उस समय जो हम ठीक समझते थे वो बोलते थे और सुनी जाती थी बात, असहमति अवश्य होती थी, और कई ऐसे प्रकरण आए जिसमें बात मानी गई, कई बात नहीं मानी गई। लेकिन ये स्थिति आ जाना कि कोई अपनी बात प्रस्तुत ना करे, मैं समझता हूं ये ब्यूरोक्रेटिक है, पॉलिटिकल। आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपने पास रख रहे हैं, इसका निर्णय अधिकारी नहीं करता है, इसका निर्णय नेता के स्तर पे होता है। तो मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि उच्च स्तर के जो निर्णय होते हैं या उच्च स्तर की जो मंत्रणाएं हैं, उसमें किससे मंत्रणा की जा रही है, किसको आप निर्णय सौंप रहे हैं, इसका निर्णय राजनीतिक होता है, अधिकारी की होता है। तो आप सोच समझ के लीजिए, अगर आप सही आदमी मिले तो। इकबाल सिंह चहल, जिनकी आज सब तारीफ कर रहे हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड, उनको दिल्ली से खदेड़ के भगा दिया गया, ये भी एक मैंने लिखा है अभी। तो अगर आप इकबाल सिंह चहल माँ के वाले लोगों को यहाँ से भगा देंगे, आप कई निर्णय लीजिए। कितने, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा है जिसमें मैंने सीरीज किया है कि इन सचिवों का स्थानांतरण क्यों हुआ। सचिव की नियुक्ति भारत सरकार में बहुत ठोक बजा के, या सीबीआई लेवल पे बड़ी ठोक बजा के, एक डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दोनों को हटाया। वही सीबीआई डायरेक्टर जिसके लिए सीवीसी ने क्लीन चिट दी थी, बिना उसके वो बन नहीं सकते डायरेक्टर, उसी सीवीसी ने बिना किसी नए प्रकरण के पाया कि वो डायरेक्टर का पास ठीक नहीं था। तो अगर पास ठीक नहीं था तो पहले क्लियरेंस कैसे थी? तो मेरे विचार से जो प्रमुख रूप से जो सामने बात आ रही है, सबका इंटेंशन ठीक लगता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सीरियस समस्या है, सीरियस समस्या है। क्योंकि यदि आप सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को आसपास रखेंगे जो सिर्फ लचीला हो, जिसकी एलिजियंस हो, और जो अपनी बात उचित माध्यम से, उचित तरीके से प्रस्तुत ना करे, तो आज की जो समस्या है वो निश्चित रूप से आएगी। तो मैं इसको ब्यूरोक्रेटिक से जाके राजनीतिक फेलियर मानता हूँ। सर, एक और चीज देखने को मिल रही है कोविड मैनेजमेंट को लेके, कि सरकार की तरफ से या जो टास्क फोर्स बना है उसकी तरफ से रोज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आर्डर इशू होते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन के सवाल पर या वैक्सीनेशन के एक डोज से दूसरे डोज के बीच में उसके इंटरवल को लेके, या दवाइयों के बारे में। वही दवा पहले कही जाती है कि ये अप्रूव्ड है, बाद में कही जाती है कि अनअप्रूव्ड है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, क्यों इस तरह का ये कियास बनाया गया है पूरा का पूरा? एक इवॉल्विंग सिचुएशन, इसमें किसी व्यक्ति को दोषारोपित करना उचित नहीं। जैसे रेमडेसिविर पहले दवाई को उचित समझा गया, ये किसी आधिकारिक निर्णय नहीं है। ये जब उसका प्रयोग हुआ धरातल पर तो पाया गया कि वो उतनी उपयोगी नहीं है, तो ये निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं कि तो एक दिन कोई निर्णय लेता है, दूसरे दिन लेता है। ये जैसे जैसे अनुभव प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से आदमी बात कहता है। तो मैं इसमें कोई विशेष समस्या नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में कहा, ये एक अप्रत्याशित आपदा है, और इस आपदा को हैंडल करने में लर्न एज यू प्रोग्रेस है। आप सीखते हैं, उस हिसाब से अपनी बात कहते हैं। समस्या मुझे यहाँ नहीं, समस्या मुझे दिखती है एक स्तर है जिसपे भी मैंने कल आर्टिकल लिखा है कि आप स्टेट्स के साथ कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं। स्टेट्स को आप पार्टनर मान के चल रहे हैं या कभी कभी ऐसा आभास होता है कि स्टेट से मार्केट, एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपको स्टेट्स को साथ लेकर चलना होगा, जैसा कि माननीय अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली करते थे। वो ऐसी स्टेट से जरूर बात करते थे जो कि ऑपोजिशन को, चाहे वो जीएसटी हो। आप देखिए,
जीएसटी जैसा गंभीर प्रकरण का उन्होंने समाधान निकाला। कैसे? उन्होंने स्टेट्स को एडवर्सरीज ट्रीट नहीं, वो स्टेट्स के साथ बैठे, उनके साथ चर्चा की, असहमति रही, ऐसा नहीं, प्रजातंत्र में असहमति स्वाभाविक, लेकिन उसके लिए मारपीट थोड़ी ना होनी चाहिए। ये गाली गलौज हो रहा है कि हम यहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ना, आप टेबल पे बैठेंगे। ये समस्या, कोविड की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र विशेष की नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। हम अगर ये मान के चलेंगे कि ऑल विजडम रिजाइड्स इन दिल्ली, वो जैसा कभी-कभी मुझे आभास होता था जब मैं था, अधिकारी भी जो यहाँ होते थे वो समझते थे बस हम जो कह रहे हैं वो सही है, नहीं ऐसा। विजडम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। हम एक दूसरे सीखे ना। अब जो अच्छा काम नंदुरबार में डीएम ने किया या इकबाल सिंह चहल ने किया, हमें उससे सीख लेकर, इररिस्पेक्टिव कि वहां कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें उनसे सीख लेकर बाकी लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे। हम तारीफ करने में, चाहे वो ऑपोजिशन क्यों अपनी कंजूसी करते हैं। हर चीज जो ऑपोजिशन वो कर रहा है गलत थोड़ी ना है, हो सकता है कुछ गलत कर रहा है, लेकिन ये टाइम गलती निकालने का नहीं है। देखिए मैं जब छोटा था, मैं बता रहा हूँ उस वक्त, उस समय भी ये समस्या आई थी, क्योंकि कोयला जिन चीजों में था, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और आज की तारीख में तो सब ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कोयला है, वो सब ऑपोजिशन रूल है, सबसे क्या मारपीट शुरू कर देंगे। आप बैठेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोयला सचिव के रूप में मैंने एक भी बैठक दिल्ली में नहीं की। राज्यों में जाकर वहां उनके साथ उनकी समस्या को समझते हुए, हम एक दूसरे के विरोधी थोड़ी ना थे। अब राजनीतिक विरोध हो सकता है, हुआ करे, बट हमें अगर काम कराना है तो साथ मिल बैठ के करना पड़ेगा। या रोज बयान आ जाता है, कभी यहाँ से बयान आ जाता है, कभी राज्य सरकार बयान दे। अरे भाई किस बात की मारपीट है? अगर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो उदाहरण दे रहा हूँ, वैक्सीन कम है तो पहले मानिए कि कम है। ये कहने की क्या जरूरत है कि हमारे पास समुचित मात्रा में वैक्सीन, अरे नहीं है तो भाई ऐसी समस्या है कि सब कुछ होना संभव नहीं है, तो उसको मान लेने में क्या जा रहा है? मान लीजिए कि जब आप मान लेंगे कि इतनी कमी है, उस कमी को मैनेज करें, ये राज्यों के साथ बैठकर कर लीजिए, ट्रांसपेरेंट वे में कीजिए, इनको देना इनको नहीं देना वो भी ट्रांसपेरेंटली डिसाइड कर लीजिए। कोई घर जा रहा है किसी के, बस समस्या क्या है कि हम ऑपोजिशन को ऑपोजिशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ऑपोजिशन वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपोजिशन की ट्रीट कर रहे हैं। अरे भाई देश एक है, आप बैठिए। और ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा नहीं हुआ, इसी देश में मुझे बार-बार मैं अरुण जेटली जी का नाम इसीलिए लेता हूँ कि उनमें वो सगैसिटी थी कि वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ भी बैठकर चर्चा कर सकते थे और समस्या के समाधान का प्रयास कर सकते थे। अब इस समय मारपीट कर रहे हैं, वो तलवार भाज रहे हैं, हम भी तलवार भाज रहे हैं। अरे भाई जब दैवी आपदा ऐसी आती है, ऐसी आपदा आती है, तो हमें मिल बैठकर थोड़ा अपना ईगो खत्म करके, बैठकर चर्चा करके, सबके सामने बात करके राजनीति फिर कर लेंगे। अब समस्या इस देश की ये है कि हर कुछ महीने में एक चुनाव खड़ा हो जाता है, तो आदमी बाकी चीज छोड़कर वो एक दूसरे को नाम लेने लगता है, तो फिर मारपीट शुरू हो जाती है। भाई इस समस्या के समाधान के लिए आई विश समवन लाइक मिस्टर अरुण जेटली हैव बीन अराउंड, क्योंकि उनमें वो थी मादा कि वो बैठकर लोगों से चर्चा करें, मारपीट ना करें ना। यहाँ रोज मारपीट होती है, कभी दिल्ली वाले चीफ मिनिस्टर को बयान दे देते हैं, कभी वहां से केंद्र सरकार को बयान देते हैं। अरे भाई दिल्ली में दोनों बैठे बुला के बात क्यों नहीं कर लेते? ये मीडिया के माध्यम से क्यों चर्चा हो रही है, समझ नहीं आता। आप आपस में बात कीजिए, तो जब मन आएगा मीडिया से कर लेंगे, जब मन आएगा अकेले कर लेंगे। आप सीधे सामने बैठकर दूसरे की समस्या समझने की कोशिश कीजिए ना, नहीं करेंगे, हम अपनी समस्या बताएंगे और फिर हम अपनी समस्या को छुपाने की कोशिश करेंगे। अरे भाई किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये आवश्यक है पहले समझना कि वो समस्या है। अगर हम समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो समाधान कहां से होगा? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि समस्या को हम कारपेट के नीचे डाल देते हैं, फिर और भयानक समस्या बन के सामने आ जाए, फिर हम परेशान घूमते हैं इधर उधर। सर, पिछले दिनों दो तरह की चिट्ठियां जारी हुई हैं। एक तो जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने रिजाइन किया, बहुत सीनियर लेवल पर थे। इसके अलावा देश भर के वायरोलॉजिस्ट ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि जो डेटा है एपिडेमिक से मरने वालों के, संक्रमित होने वालों का, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंट तरीके से वो डेटा तैयार किया जाए और हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम ठीक से उसकी स्टडी कर सकें। जिसका इशारा आप भी बार-बार कर रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम तो एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोजा जा सकता है। और दूसरी चिट्ठी आई थी रिटायर्ड अपने सिविल सर्वेंट्स की, तो वो भी करीब 100 से ऊपर लोगों ने जॉइंट एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा है और उनको कई तरह के सुझाव दिए हैं।
आपको लगता है कि जो सीनियर लीडरशिप है या जिसके हाथ में देश की कमान है, वह इस तरह के कंस्ट्रक्टिव सुझावों पर ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं और उन सुझावों को भी वो पॉलिटिकल लेंस से या पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो समस्या है दिन प्रतिदिन और विकराल रूप लेती जा रही है। देखिए, एक मैं ऐसी स्थिति में रहा हूं जहां सरकार स्तर पे निर्णय लिए जाते हैं और मेरा व्यक्तिगत ये मानना था कि सबको सुन लेने में कोई नुकसान नहीं। अंततः निर्णय लेने का अधिकार तो मेरा ही था सचिव के रूप में या जिसका भी निर्णय जब मुझे ही लेना है तो सुनने में क्या आपत्ति। हम सुनते समय उसको राजनीतिक कलर क्यों देते। अगर है भी वो राजनीतिक तो हम उसको सुनेंगे पूरा और यही प्रजातंत्र है और सुनने के बाद जो हम उचित समझेंगे वो करें। लेकिन व्हाई शुड आई डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ द विजडम दैट माइट कम इवन फ्रॉम माई ओपोनेंट। अगर मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, अगर वो भी कोई बात कर रहा है तो मैं उसको भी सुनना चाहूंगा क्योंकि अंततः निर्णय उसे नहीं लेना। निर्णय तो मेरा है ही। उसको हम कोई रंग दे दें या कलर दे दें, उससे मेरा ही नुकसान है। हमें अगर उचित नहीं लगता है तो हम नहीं मानेंगे उसे। लेकिन ये कह देना कि वो क्योंकि पॉलिटिकली प्रेरित है हम सुनेंगे नहीं, ये उचित नहीं। हो सकता है पॉलिटिकली प्रेरित हो, मैं इस पे कई कई पॉलिटिकल प्रेरित पत्र भी लिखे जाते हैं, बातें भी कही जाती हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है जो देर पॉलिटिकल प्रेरित बात कर रहे हैं। मेरी क्यों बन गई प्रॉब्लम, उनको करने दीजिए। अगर उस पॉलिटिकल प्रेरित बात में भी अगर कोई मेरे मासिक है तो उसे मान लेने में क्या नुकसान है। ये जो डायलॉग है, जो इंटरेक्शन है, उसे हमें रिवाइव करना होगा। अगर हम ये मान के चलेंगे कि मैं ही जो कह रहा हूं वो सब सही है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं, लेकिन दूसरे को सुन लेने में आपका सही गलत थोड़ी ना हो जाएगा। सुन लीजिए आप उसको। हो सकता है कुछ एक आध बिंदु मिल जाए आपको, और मिल सकता है, ऐसा नहीं है। कई बिंदु जो उठाए गए इन पत्रों में मैंने भी अपने लेखों के माध्यम से उनको लिखा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो राजनीति से प्रेरित है। मैं समझता हूं कि राज्यों के साथ संपर्क बनना चाहिए, राज्यों के साथ डायलॉग होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं। ये बिल्कुल राजनीति के ऊपर है। ये नॉर्मल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आप किसी सिस्टम में स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा जरूर करें, विस्तार से चर्चा करें। असहमति होगी उसमें कोई, लेकिन चर्चा तो होगी ना। आप चर्चा को ही अगर पॉलिटिकल से प्रेरित मानेंगे, पॉलिटिक्स से, तो ये उचित नहीं है। फिर आप अपने कान पहले ही बंद कर लेंगे सुनने से पहले, तो समस्या का समाधान कैसे होगा। और मेरा ये भी स्पष्ट मानना है कि समस्याओं का समाधान एक स्तर पे नहीं हो सकता, हर स्तर पे हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर को सुने, हर की बात माने, हर की बात सुने, माने। फिर मानना मानना आप पे निर्भर करता है। आप उसको तोलिए, समझिए, तब उसका राजनीतिक देखिए पहलू क्या होगा। लेकिन दैवीय आपदा में, इस प्रकार की आपदा में राजनीति से ऊपर उठना, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन सर हैज टू। सर सामान्य तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि संवादहीनता की स्थिति तो सरकार और विपक्ष के बीच में भी है और संवादहीनता की स्थिति सरकार और सरकार के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में भी है। नितिन गडकरी जी का एक पिछले दिनों बयान आया था और दूसरे दिन उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, तो क्लेरिफिकेशन में उन्होंने ये कह दिया कि जब वो बयान दे रहे थे तो उनको पता नहीं था कि शासन स्तर पर निर्णय हो चुका है। तो वो इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनको एक विभाग ने ये निर्णय लिया, इसकी जानकारी उन्हीं को नहीं थी, तो विपक्ष को कहाँ से होगी? तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही दिखाई दे रहा है संवादहीनता की, कि जो लोग बैठे हैं, जिनके हाथ में कमान है, वे शायद दूसरों के साथ संवाद कायम करके, राबता कायम करके इस समस्या का कोई समाधान खोजने में उनकी उतनी रुचि ही नहीं है। दूसरा सवाल सर ये है कि सामान्य तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस समय जो भी सवाल पूछ रहा है, वो देश की छवि खराब हो रही है, प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है दुनिया में। तो इसलिए प्रधानमंत्री की छवि बची रहे, उसको बचाए रखना ज़रूरी है। इस समय कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, व्यवस्था की खामियों को हाइलाइट नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का कोई अलग राय सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्या आप इसको उचित मानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर चर्चा नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, खामियों के बारे में विस्तार से डिस्कशन नहीं होगा, तो फिर उसमें करेक्शन की गुंजाइश कैसे होगी? और क्या एक व्यक्ति की छवि ज़रूरी है कि देश की 135 से 40 करोड़ जनता की जान ज़रूरी है या देश ज़रूरी है? आप किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं?
मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि प्रजातंत्र बाय डेफिनेशन इज डिस्कशन। अगर संवाद समाप्त हो जाता है तो प्रजातंत्र का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पहलू है, वही समाप्त होता है। तो संवाद तो निरंतर बना रहना चाहिए और संवाद को समाप्त करने का प्रयास भी नहीं। लेकिन ये भी दायित्व है उन लोगों का जो कि संवाद चाहते हैं, उनको अपने उद्देश्य को भी देखना पड़ेगा। यहाँ उद्देश्य, क्योंकि एक ये ऐसी आपदा है जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट करना मेरे विचार से उचित नहीं। व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे अपनी बात पहुंचाई जाए, वो ज्यादा उचित है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि व्यक्तिगत टारगेटिंग हो रही है। वो पॉलिटिशियंस के लिए तो ठीक समझ में आता है, वो अपना पॉलिटिकल गेम खेलना है खेलें, उचित तो ये होगा वो भी ना खेलें। इस समय हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रोपोजिशन में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, हमें व्यक्तिगत या राजनीति से प्रेरित ना होकर हमें इस समय व्यवस्था वो करनी चाहिए। और उस व्यवस्था के लिए अगर संवाद की आवश्यकता हो तो संवाद भी करना चाहिए। तभी मैं संवाद के फेवर में हूं। इस समय व्यक्तियों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि समस्या का समाधान निकल रहा है, लेकिन वो व्यवस्था के रूप में नहीं निकल पा रहा है। इंडिविजुअल्स कुछ कुछ समस्या का समाधान निकाल रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उनके साथ मिल बैठकर निरंतर चर्चा की जाए और वो चर्चा राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।